वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बीकॉम और बीबीए के अंदर जो बिजनेस लॉ का आपका सिलेबस है, जो चैप्टर है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे बीकॉम का पेपर हो चाहे बिजनेस लॉ का चाहे बीकॉम के अंदर हो या चाहे बीबीए, दोनों के अंदर जो है बिजनेस लॉ के अंदर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें बिजनेस लॉ को, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत जगह पर आपने नाम सुना होगा। तो आइए बच्चे, आज हम लोग लीगल वर्ड समझते हैं इसको कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला बनता है बच्चे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब एक एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाता है बच्चे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहां पर दो वर्ड आता है बच्चे, एक तो आता है यहां पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। यानी एग्रीमेंट होना भी जरूरी है और साथ में वो एग्रीमेंट आपका कैसा होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। आप कभी भी अगर कोई रेंट पे अगर मान लीजिए रूम लेने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी आप रेंट पे लेते हैं, एग्रीमेंट किया जाता है वहां पर आपके और उनके बीच में। जैसे मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना कार तुम्हें 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपए में, और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस दिया, तो यहां पर एग्रीमेंट बन चुका है। बच्चे दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक होता है कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट। अब हम लोग समझेंगे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट हम किसे बोलते हैं। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर ब्लड का रिलेशन होता है, जहां पर खून का रिश्ता होता है, हम उसको कहते हैं सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, इनके बीच का जो रिलेशन जो होता है बच्चे, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये सोशल एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस करा कि बेटा जैसे ही तुम बीकॉम का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हो, सही नंबर से आप पास कर लेते हो, उसके बाद आपको टू व्हीलर दिलवाएंगे। जैसे ही आपने प्रॉमिस को फुलफिल करा, उसके बाद पापा ने देने से मना कर दिया, क्या कोर्ट में जाकर के आप कहोगे कि जैसा मेरे साथ अन्याय हुआ है? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सोशल एग्रीमेंट है बच्ची। ये कैसा एग्रीमेंट है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, जहां पर एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। इसको कोर्ट में लेकर के हम नहीं जा सकते, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। बट एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने पैसे दिया और आपको सामान डिलीवर नहीं करा, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या राइट है? मान लीजिए आप बाइक परचेज करने गए, आपने पेमेंट कर दिया और बाइक आपको डिलीवर नहीं करा, तो उस कंडीशन में आप उसको, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि अगर एक पार्टी अपनी वादा परफॉर्म नहीं करता है, अगर फुलफिल नहीं करता है, तो आपके पास राइट्स है कि उसको कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करा, उसके बाद आपको कब्जा नहीं दे रहा है, या प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपके नाम से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर लीगल एग्रीमेंट होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर क्या होते हैं बच्चे, यहां पर एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ये कहलाते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जहां पर कॉमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एग्रीमेंट अगर होगा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कौन सा एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है? तो बच्चे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ये बात क्लियर हो गई। यहां पर कैसे एग्रीमेंट होते हैं जो कमर्शियल, तो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में ऐसा इंटेंशन पहले से प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं कि अगर कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो यहां पर
एनफोर्सेबल बाय लॉ है। जब मार्केट में किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने कोई चीज पे करा और आपको सामान नहीं मिला, तो वहां पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर कमर्शियल नेचर के अंदर क्या होता है बच्चे, यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है और कोर्ट में उसको लेकर के आप जा सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, चाहे बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं चाहे बीबीए का दे रहे हैं। बिजनेस लॉ के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कंप्लीट, क्योंकि जैसे ही ये एक्ट आप कर लेते हैं उसके बाद आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बाकी एक्ट है, आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है बच्चे, तो यहां पर मैंने सबसे पहले बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कोर्ट में, हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर मैंने कहा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं और एक कमर्शियल एग्रीमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं। मैंने कहा सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। उसके बाद हमने बात करा कि बच्चे यहाँ पर कमर्शियल एग्रीमेंट अगर जब भी होती है तो लॉ ऐसा एज्यूम करके चलता है कि यहां पर अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर एनफोर्सेबल बाय लॉ है। उसके बाद मैंने कहा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर। ऑफर को बच्चे हम प्रपोजल भी बोलते हैं। तो जब ऑफर और प्रपोजल के साथ अगर एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो बच्चे एग्रीमेंट बनता है। क्या यहां तक का बात आपको समझ में आ गई। तो अगर कभी भी अगर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज इंवॉल्व होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमें दोनों चीजों को चेक करना होता है। एग्रीमेंट है, क्या वो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है या बिजनेस एग्रीमेंट है। अगर वो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉमर्शियल नेचर की एग्रीमेंट है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया बच्चे। उसके बाद आता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऐसा कौन सा इसेंशियल एलिमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो और कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन सा ऐसा इसेंशियल एलिमेंट्स है जो मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे यहां पर इंटेंशन, सबसे पहला क्या होना चाहिए बच्चे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्या यहां पर इंटेंशन है कि हम क्रिएट कर सकते हैं या लीगल रिलेशनशिप, क्या इसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं। फ्री कंसेंट का होना जरूरी होता है बच्चे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। यानी सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया है, बाकी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैंने बेसिक सी बातें बताया आप कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट किसे बोलते हैं, एग्रीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और यहाँ पर कमर्शियल एग्रीमेंट। उसके बाद मैंने बताया एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं बच्चे। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको टाइम से क्लासेस मिलती रहे। ठीक है बच्चे, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिजनेस लॉ का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी अगले पार्ट में मिलेंगे और वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक आप देखते रहिए बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।